बहुत ही पुरानी बात है। सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती मीरा के साथ एक गांव के बाहर जंगल में रहती थी। सुमित्रा को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाया करती और इसी से उसका और उसकी पोती का गुजारा हो रहा था। मीरा जब छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे और तब से मीरा अपनी दादी सुमित्रा के साथ ही रहती थी। सुमित्रा अपनी पोती को भी जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया करती थी। एक दिन की बात है, मीरा जंगल से एक पौधा लेकर आई और सुमित्रा से कहने लगी, मेरी अच्छी दादी, आपने मुझे आयुर्वेद का इतना ज्ञान दिया है, इतना कुछ सिखाया है, पर आपने इस पौधे के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये पौधा मुझे जंगल के अंदर से मिला है, इसकी सुगंध कितनी अच्छी है। सुमित्रा ने उस पौधे को देखा और बोली, अरे मीरा, तुझे कितनी बार समझाया है कि जिस पौधे के बारे में तुझे जानकारी न हो, बिना सोचे समझे उसे छूना ही नहीं चाहिए। मीरा बोली, परंतु दादी, इसकी सुगंध तो सूंघ लिए, कितनी अच्छी है, भला इससे क्या खतरा हो सकता है। सुमित्रा बोली, अरे जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुगंध वाला पौधा भी अच्छा नहीं होता। तूने जो पौधा लिया है ना, वो जहरीला है, और ये इतना जहरीला है कि किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। मीरा चौंक कर बोली, ये आप क्या कह रही हैं दादी? इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि यह जहरीला पौधा है। दादी ने कहा, हाँ मेरी बेटी, इसीलिए तो इसका उपयोग शरबत में डालकर किसी की जान लेने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि किसी को शक भी नहीं होता कि इसमें जहर मिलाया गया है। मीरा बोली, अच्छा तो ये बात है, ठीक है दादी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सुमित्रा ने कहा, तेरा कोई भरोसा नहीं है, एक काम करते हैं, आज से ही मैं तुझे जहरीले और खतरनाक पौधों के बारे में जानकारी देना शुरू कर देती हूं, ताकि तू हल्ती से भी किसी जहरीली चीज को हाथ न लगा सके। उस दिन के बाद से सुमित्रा मीरा को जहरीली चीजों का भी ज्ञान देना शुरू कर देती है। दरअसल सुमित्रा एक बहुत अच्छी वैद्य थी, फिर भी वो जंगल में रहती थी। एक दिन मीरा ने उससे पूछा, अच्छी दादी, आप ये तो बताइए कि आप इतनी बड़ी वैद्य हैं, आपको आयुर्वेद का इतना ज्ञान है, फिर भी आप जंगल में क्यों रहती हैं? चलिए ना, पास के गांव में चलते हैं। मैं यहाँ जंगल में रहते रहते परेशान हो जाती हूँ, मुझे गांव जाने का बड़ा ही मन करता है। सुमित्रा बोली, मेरी बच्ची, तुझे गांव जाने की आवश्यकता ही क्या है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भूल कर भी उस गांव की तरफ मत जाना, क्योंकि उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। इसके बाद सुमित्रा जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए चली गई। सुमित्रा के जाने के बाद मीरा सोचने लगी, पता नहीं मेरी दादी मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देती, परंतु आज कुछ भी हो जाए, मैं तो जाकर ही रहूंगी। ये सोचकर मीरा जंगल से गांव की तरफ चलने लगी। जब वो गांव में पहुंची तो उसे वहां का परिवेश बहुत ही अच्छा लगा। सोचने लगी, वाह कितना सुंदर गांव है, यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं, यहाँ पर कोई अकेले नहीं रहता। तभी उसे देखकर गांव का एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे तुम कौन हो लड़की, पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। मीरा बोली, हाँ असल में मैं जंगल में रहती हूँ, गांव में मैं पहली बार आई हूँ, मैंने इससे पहले गांव कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी दादी यहाँ मुझे कभी आने ही नहीं देती। आदमी बोला, तुम्हारी दादी तुम्हें क्यों नहीं आने देती, क्या नाम है उनका? मेरी दादी का नाम सुमित्रा है, उन्होंने कहा था कि वो भी पहले गांव में ही रहती थी, परंतु कुछ कारणों से उन्हें गांव को छोड़ना पड़ा। वो कारण मुझे कभी नहीं बताती, बस इतना ही कहती है कि गांव में कभी मत जाना, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। वो आदमी बोला, क्या कहा सुमित्रा, और वो एक वैद्य भी है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का नाम शंभू था क्या? हाँ मेरे पिता का नाम शंभू ही है, परंतु आपको कैसे पता, आप मेरे पिता को जानते हैं? मीरा की ये बात सुनकर वो आदमी पूरी तरह से हैरान हो गया और वो गुस्से में आकर कहने लगा, अच्छा तो तुम उस गद्दार की बेटी हो जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी? मीरा चौंक कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर गांव के बाकी लोगों को बुलाने लगा, अरे गांव वालों सुनो तो, जल्दी आओ यहां पर। गांव वाले इकट्ठे हो गए। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो?
अरे मित्र, बात ही ऐसी है। ये देखो, इसका नाम मीरा है और ये गद्दार शंभू की पुत्री है, जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। सभी गांव वाले इसे पत्थर से मारो और तब तक मारो जब तक ये इस राज्य को छोड़कर चली न जाए। गांव के लोग भड़क उठे। वे सभी लोग मीरा पर एक साथ पत्थर बरसाने लगे। तभी उसकी दादी सुमित्रा वहां पर आ गई और वो मीरा के आगे खड़ी हो गई मीरा को बचाने के लिए। परंतु तब भी सारे गांव वाले पत्थर मारने से रुके नहीं और एक पत्थर सुमित्रा के सिर पर आ लगा। उसका बहुत सारा खून बह गया। अधिक उम्र होने के कारण वो पत्थर के हमलों को झेल नहीं पाई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अपनी दादी को मरा हुआ देखकर मीरा चीखने चिल्लाने लगी, दादी आंखें खोलो ना दादी। ठीक उसी समय वहां पर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ आ पहुंचा। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है यहां पर, और ये बूढ़ी औरत कौन है? इसके माथे से खून कैसे निकल रहा है? मीरा रोते हुए कहने लगी, इन सब लोगों ने मेरी दादी को बुरी तरह से पत्थरों से मारा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इन सब की वजह से ही मेरी दादी मर गई। मंत्री गांव वालों से कहने लगा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बूढ़ी औरत को पत्थरों से कैसे मार सकते हैं? आप सबको शर्म नहीं आती? गांव के लोग बोले, शर्म तो इन्हें नहीं आती। मंत्री जी, आपको पता भी है ये दोनों कौन हैं? ये दोनों उसी गद्दार शंभू के परिवार की हैं जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। इन्हें राज्य से निकाल देने के बाद भी ये बेशर्म लोग जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे। इन्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूं कि शंभू गद्दार था। इसका मतलब ये नहीं कि इसके परिवार वाले भी गलत हों। आप सभी को एक बूढ़ी औरत को पत्थर से नहीं मारना चाहिए था। आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया, गांव वाले बोले। चाहे जो भी हो, हम इस लड़की को यहाँ पर नहीं रहने दे सकते, मंत्री बोला। तो ठीक है, अब इसका फैसला आप नहीं बल्कि महाराज करेंगे। सैनिकों, इस लड़की को महाराज के पास लेकर चलो और इसकी दादी का अंतिम संस्कार करवा देना। इसके बाद उस लड़की मीरा को राजा के दरबार में पेश किया गया, जहां पर महाराज के साथ साथ राजकुमार वीर प्रताप भी उपस्थित था। मीरा को जब राज दरबार में लाया गया तो वीर प्रताप मीरा को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। वो तो उसे देखता ही रह गया। वो मीरा की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसकी नजरें मीरा से हटी नहीं रही थी। तभी मंत्री ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, ये शंभू की बेटी है जिसके परिवार के लोगों को आपने राज्य से निकाल दिया था, परंतु ये आपके आदेश को नहीं मानकर यहीं जंगल में रह रहे थे और आज ही सारे गांव वालों को इनके बारे में पता चल गया, जिसके कारण गुस्से में आकर उन्होंने इन्हें पत्थर मारे और इस बीच इसकी दादी सुमित्रा आ गई और उसकी मौत हो गई। राजा को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, अच्छा, तो इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश का उल्लंघन करते हुए ये यहाँ पर गांव में आ गए। लड़की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? परंतु मीरा ने महाराज की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो बस रोए जा रही थी, जिससे महाराज को और भी गुस्सा आ गया। वो बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों को अनसुना करो? सैनिकों, तभी मंत्री जी बीच में ही बोल उठे, रुक जाइए महाराज, जरा इसकी हालत तो देखिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी दादी ही इसका सब कुछ थी और इसकी एक गलती के कारण वो मर गई, जिससे ये अभी तक सदमे में है। अभी ये कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। राजा बोले, अच्छा, तो मंत्री जी आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, शायद इसको अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जिस कारण से ये गांव में गलती से आ गई और फिर गांव वालों को अपनी असलियत बिना डरे या बिना कुछ सोचे समझे ही बता दी। इसमें इसकी गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसे जाने दीजिए। राजा थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, शायद आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। तो लड़की, तुम जा सकती हो, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, परंतु याद रखना, अगर फिर से तुम इस राज्य में आ गई तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझी? राजा ने मीरा को चेतावनी देकर छोड़ दिया और उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली। ठीक उसी समय एक दासी सभी के लिए शरबत लेकर आई। जब दासी शरबत लेकर राजकुमार के पास गई तो मीरा को उसकी सुगंध आने लगी। वो सोचने लगी, अरे, ये सुगंध तो उसी पौधे की है जिसके बारे में मेरी दादी ने मुझे बताया था, जिसे शरबत में मिलाकर पिलाया जाता है और पीने वाले इंसान की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। तो क्या कोई राजकुमार को मारना चाहता है?
मुझे ऐसा होने से रोकना ही पड़ेगा। मीरा दौड़ते हुए गई और उसने राजकुमार के शरबत पीने से पहले ही उनका शरबत गिरा दिया। राजा ये देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तब राजकुमार बोला, रुक जाइए पिताजी, मुझे नहीं लगता कि इसने ये ऐसे ही किया है, इसके पीछे अवश्य कोई वजह होगी। मीरा ने कहा, जी राजकुमार जी, इस शरबत में जहर था, जिस वजह से मैंने आपको शरबत पीने नहीं दिया और इसे गिरा दिया। अगर आप इस शरबत को पी लेते तो इसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाती। राजा ने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? भला तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर है? मुझे तो इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राजकुमार बोला, परंतु मुझे इस पर भरोसा है पिताजी। एक दासी को भेजकर राजत को बुलवाइए, अभी पता चल जाएगा कि इस शरबत में जहर है या नहीं। कुछ ही पलों के बाद राजवैद्य दरबार में हाजिर हुआ। जब राजवैद्य ने शरबत की जांच की तो उसने देखा कि इसमें सचमुच जहर मिला हुआ है। वो बोला, महाराज, मैंने इस शरबत की जांच अच्छी तरह से कर ली है। इस शरबत में जहर था, लेकिन कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बल्कि काफी खतरनाक जहर था, जिसे अगर राजकुमार पी लेते तो इसी वक्त इनकी मृत्यु हो जाती। राजा ने मीरा से पूछा, ए लड़की, तुझे कैसे पैटर्ना चला कि शरबत में जहर है? मीरा बोली, महाराज, मैं एक वैद्य की पुत्री हूं और मुझे आयुर्वेद और जहरीली चीजों का पूरा ज्ञान है। यह किसी सांप या बिच्छू का जहर नहीं, बल्कि एक जहरीले पौधे का जहर था। मैं जिस जंगल में रहती हूं उसी जंगल में यह पौधा मिलता है। राजा ने पूछा, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मीरा बोली, इसकी सुगंध के कारण महाराज। इससे आने वाली सुगंध काफी अच्छी होती है, जिसके कारण किसी को पता ही नहीं चलता कि इसमें जहर मिलाया है। परंतु इसकी सुगंध थोड़ी अलग होती है। ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। वो एक बहुत ही अच्छी वैद्य थी, जिसे इन गांव वालों ने मिलकर मार डाला। राजा ने कहा, तो क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं बताया? मीरा बोली, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे वैद्य थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तब राजत बोला कि तुम्हारे पिता एक अच्छे वैद्य तो थे, परंतु वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने महाराज के लिए एक दवाई बनाई थी जिसमें जहर था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, नहीं तो आज महाराज बच नहीं पाते। तुम्हारे पिता एक गद्दार थे जो पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर महाराज को मारने की कोशिश कर रहे थे। मीरा बोली, नहीं, ये झूठ है। राजवैद्य बोला, यही सच है, अब तुम मानो या ना मानो। इसके बाद राजवैद्य ने महाराज से कहा, महाराज, इसने आपके आदेश का उल्लंघन किया है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, इसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऊपर से इसने मेरे प्राण बचाए हैं, जिसके लिए पिताजी मैं ये चाहता हूं कि आप इसे यहीं पर रहने दें। राजवैद्य ने कहा, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वीर प्रताप बोला, मुझे इस पर पूरा भरोसा है और इसलिए मीरा आज से मेरी रक्षक के रूप में काम करेगी। अगर किसी ने मुझे फिर से जहर दिया या मुझे कुछ हो गया तो ये मेरी रक्षा करेगी और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि ये गद्दार नहीं है। और फिर राजकुमार ने मीरा को अपने रक्षक के रूप में रख लिया, जिससे कि राजवैद्य को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और ना ही बाकी लोगों को। इसके कुछ देर के बाद दरबार खत्म हो गया और सभी लोग वहां से चले गए। कुछ देर के बाद राजवैद्य और उसका एक खास सेवक आपस में बातें कर रहे थे। मीरा, जो कि वहीं से गुजर रही थी, वो छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। राजवैद्य के सेवक ने कहा, ये क्या मालिक, आपके दुश्मन की बेटी अब यहाँ राजमहल में आ चुकी है, अब आप क्या करेंगे? राजवैद्य बोला, उसके आने से क्या होगा, वो क्या कर लेगी? सेवक ने कहा, आप मत भूलिए कि वो शंभू की बेटी है। शंभू एक बहुत ही अच्छा वैद्य था, जिसके चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। राजवैद्य बोला, हाँ, वर्षों पहले जब महाराज की तबीयत खराब हुई थी तो मैं उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से शंभू को बुलाया गया था। तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था और मुझे ये अपना अपमान सा लगा था। सेवक बोला, और इसीलिए आपने उसे झूठे आरोप में फंसाया था ना? राजवैद्य बोला, नहीं, जब महाराज ने कहा कि अगर शंभू महाराज को ठीक कर देता है तो उसे राजवैद्य बना दिया जाएगा, तब मैंने शंभू की औषधि में जहर मिला दिया।
और सारा दोष शंभू के ऊपर लगा दिया और ऐसा नाटक किया कि मुझसे ज़्यादा भरोसेमंद और अच्छा वैद्य उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, जिसके कारण शंभू को फांसी की सज़ा हो गई थी। और इसके बाद मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। देखो, आज भी मैं राजत हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के पास मुझसे ज़्यादा योग्यता होगी, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चलते हैं। जी मालिक, चलिए। और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए और मीरा ये सब कुछ सुनकर रोने लगी। तभी वहाँ से राजकुमार जा रहे थे। जब उन्होंने मीरा को रोते हुए देखा तो उसके पास आए। क्या बात है मीरा, तुम रो क्यों रही हो? दादी की याद आ रही है क्या? मीरा बोली, मुझे पता था कि मेरे पिता निर्दोष हैं, वे बेगुनाह थे और उन्होंने महाराज को मारने की कोशिश नहीं की थी। राजकुमार बोला, हाँ, मुझे भी इस बात का पता था। मीरा हैरान हुई, आपको पता था, परंतु कैसे? राजकुमार ने कहा, मुझे मंत्री जी ने बताया था। मंत्री जी और तुम्हारे पिता बचपन के मित्र थे। वे तुम्हारे पिता को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि ये दूसरे राज्य के लोगों की साजिश है, परंतु सारे सबूत तुम्हारे पिता की ओर ही इशारा कर रहे थे, जिसकी वजह से मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाए। मीरा बोली, हाँ, ये एक साजिश थी, परंतु दूसरे राज्य के लोगों की नहीं, बल्कि राजवैद्य की साजिश थी। राजकुमार चकित हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार के पूछने पर मीरा ने सारी बात राजकुमार को बता दी, जो उसने खुद अभी अभी राजवैद्य और उसके नौकर के मुंह से सुनी थी, जिसे सुनकर राजकुमार भी पूरी तरह से हैरान हो गया। कहने लगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजवैद्य ऐसी नीच और घटिया हरकत कर सकता है, परंतु अब हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते। मीरा ने कहा, क्यों नहीं कर सकते आप तो राजकुमार हैं ना, आप चाहे तो उन्हें सजा दे सकते हैं। राजकुमार ने कहा, परंतु ऐसा करने से सारे लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। सबको लगेगा कि मैं एक क्रूर शासक हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के मैं किसी को सजा नहीं दे सकता, समझा करो। परंतु तुम चिंता मत करो, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया तो मैं उन्हें सजा अवश्य दिलवाऊंगा, भरोसा रखो। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला गया। मीरा को अब यह पता था कि उसके पिता और दादी की मृत्यु का कारण वो राजवैद्य है। फिर भी वो कुछ कर नहीं पाई और इंतजार करती रही ताकि वो अपना बदला ले सके। मीरा को महल में काम करते करते अब काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक महामारी फैल गई, जो कि बच्चों और बूढ़ों को अपनी चपेट में ले रही थी, जिससे सारे गांव वाले बहुत ही परेशान थे। गांव का मुखिया राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, जिसके कारण हमें आपकी सहायता चाहिए। राजा ने पूछा, संकट? कैसा संकट? महाराज, हमारे गांव में एक महामारी आ चुकी है, जो कि बड़ी ही तेजी से फैल रही है। ये महामारी गांव के बहुत से बच्चों और बूढ़ों को अपनी चपेट में ले चुकी है। कई लोग इस महामारी के कारण मर चुके हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सारा का सारा गांव खत्म हो जाएगा। सारी बात जानकर राजा ने उसी समय राजवैद्य को बुलाया और कहा, राजवैद्य जी, आपको पता है कि गांव में एक महामारी फैल रही है। हम चाहते हैं कि आप मुखिया के साथ जाएं और गांव वालों का इलाज करें और इस महामारी को दूर करने का कोई उपाय निकालिए। राजा ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी से इस काम में लग जाता हूं। उसके बाद राजवैद्य मुखिया के साथ गांव में आया। वहां की हालत काफी खराब थी। राजवैद्य ने वहां के लोगों की जांच की, परंतु वो बीमारी को समझ नहीं पाया। उसने इलाज करने की पूरी कोशिश की, परंतु उसके इलाज का कोई असर नहीं हुआ। अंत में राजवैद्य ने हार मान ली और इसके बाद मुखिया और गांव के कुछ लोग महाराज के पास वापस आए। महाराज, राजवैद्य भी इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे तो हमारे बच्चे बच नहीं पाएंगे। तभी वहां पर हाजी राजकुमार ने कहा, पिताजी, शायद हम कुछ कर सकते हैं। और उसने मीरा को वहां पर बुलाया और बोला, मीरा, एक बात सच सच बता, क्या तुम इस महामारी को रोक सकती हो या नहीं? इसका इलाज तुम्हारे पास है ना? क्यों, क्या मैं सही कह रहा हूं? मीरा बोली, हाँ, मैं इस महामारी को रोक सकती हूं। राजकुमार बोला,
तो फिर तुमने अभी तक हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? मीरा बोली, जिन लोगों ने मेरी दादी के प्राण लिए, मैं भला उनके प्राणों की रक्षा क्यों करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गांव के लोग मरे या जिए। मुखिया ने कहा, मैं जानता हूं बेटी कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। आपके पिता के कर्मों की वजह से आपकी बूढ़ी दादी को पत्थर नहीं मारने चाहिए थे, परंतु गांव के लोगों की सजा आप उनके बच्चों को मत दीजिए। मीरा तो गांव में फैली हुई उस महामारी का इलाज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर राजकुमार ने उसे समझाते हुए कहा, मीरा, ये उस गांव के छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें बच्चों का इलाज अवश्य करना चाहिए। राजकुमार ने जब मीरा को काफी समझाया तो वो गांव के बच्चों का इलाज करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है महाराज, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं, और ये सब कुछ मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रही हूं, गांव वालों के लिए नहीं। इसके बाद मीरा मुखिया जी के साथ गांव में जाती है। उसने गांव के बच्चों का ध्यान से निरीक्षण किया और फिर एक औषधि बनाई। जब वो औषधि बनाकर बच्चों को दी गई तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही गांव के सारे बच्चे ठीक होने लगे, जिसे देखकर गांव के सारे लोग बहुत ही खुश थे। परंतु राजवैद्य को अब फिर से खतरा महसूस होने लगा था कि ये लड़की अपने पिता की ही तरह कहीं मुझसे मेरा पद न छीन ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब मुझे किसी काम का नहीं समझेंगे और महाराज भी मुझे राजवैद्य के पद से निकाल देंगे। ये मैं किसी हालत में होने नहीं दूंगा। राजवैद्य का सेवक बोला, मालिक, अब आप क्या करेंगे? राजवैद्य ने कहा, अब मुझे फिर से वही चाल चलनी पड़ेगी जो चाल शंभू को फंसाने के लिए चली थी। आजकल राजकुमार उस लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं और उनके लिए भोजन भी वही लड़की बनाती है। अब मैं उस भोजन में जहर मिला दूंगा जिससे किसी भी प्रकार की सुगंध ना आए, वरना वो पहचान जाएगी और फिर मैं राजकुमार को वो खाना खाने से रोक दूंगा और मीरा का भी वही हाल होगा जो उसके पिता का हुआ था। राजवैद्य अपनी चाल फिर से चलने को तैयार हो गया और जब मीरा राजकुमार के लिए खाना बना रही थी तो कुछ पलों के लिए मीरा वहां से हट गई। इसका फायदा उठाते हुए राजवैद्य ने खाने में जहर मिला दिया। मीरा इन सब बातों से अनजान थी। वो भोजन लेकर राजकुमार के पास उनके कमरे में गई। राजकुमार जी, आपका भोजन तैयार है। राजकुमार ने कहा, अरे वाह, आज तो भोजन की सुगंध भी कितनी अच्छी आ रही है। लगता है भोजन आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। राजकुमार अभी भोजन खाने जा ही रहा था कि अचानक से राजवैद्य वहां पर आ गया और राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार रुक जाइए, आप इस भोजन को नहीं खा सकते, इसमें जहर मिला हुआ है। राजकुमार ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? भला इसमें जहर कैसे हो सकता है? ये भोजन तो मीरा ने बनाया है। राजवैद्य बोला, हाँ, क्योंकि जहर किसी और ने नहीं बल्कि मीरा ने ही मिलाया है। ये अपने पिता का बदला लेने के लिए आपको मारना चाहती है। राजकुमार ने कहा, अगर बदला लेना ही है तो महाराज को जहर देना चाहिए था ना। मुझे जहर क्यों देगी? मैंने क्या किया था? उल्टा मैंने तो इसकी सहायता की है। राजवैद्य ने कहा, नहीं राजकुमार, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे खाने में जहर मिलाते हुए। मेरा विश्वास कीजिए। राजकुमार ने कहा, क्या कहा आपने? आपने इसे खाने में जहर मिलाते हुए देखा है या आपने खुद ही जहर मिलाया है? राजवैद्य बोले, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? भला मैं आपके भोजन में जहर कैसे मिला सकता हूं? राजकुमार ने कहा, वैसे ही जैसे आपने महाराज की औषधि में जहर मिलाया था और उसका सारा आरोप शंभू पर लगा दिया था अपने फायदे के लिए। राजवैद्य थोड़ा घबरा गया। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? ये सच नहीं है। इस लड़की ने अपनी बातों में आपको फंसा दिया है। इसकी बातों में मत आइए। तभी पीछे से राजा, मंत्री और मुखिया भी आ जाते हैं। राजा बोला, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है राजवैद्य जी, हमने आपको जहर मिलाते हुए देख लिया है।
राजवैद हैरान हो गया। महाराज, आप यहां पर, और आप ये क्या कह रहे हैं? जब मैंने जहर मिलाया ही नहीं तो आपने मुझे देख कैसे? तब राजकुमार बोला, अब बस भी कीजिए राजवैद्य जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फंस चुके हैं। आप मेरी योजना की चपेट में आ चुके हैं, अब आप निकल नहीं पाएंगे। राजवैद चौंक कर बोला, योजना? कैसे योजना? मैं कुछ समझा नहीं राजकुमार। और फिर राजकुमार ने कहा, मैं समझाता हूं। जब आप और आपके सेवक आपस में बातें कर रहे थे तो मीरा ने वो सारी बातें सुन ली थी और उसने वो सब कुछ मुझे बता दिया। मेरे पास कोई सबूत तो था नहीं, परंतु जब महामारी आई तो मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मीरा ने इस महामारी का तोड़ निकाल दिया तो आप उसे भी फंसाने की कोशिश अवश्य करेंगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही। मुझे ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने अपने कुछ जासूस आपके पीछे छोड़ रखे थे, जो आपकी एक एक गतिविधि की खबर मुझे आकर दे रहे थे। जब आप रसोई घर में जा रहे थे तो मुझे इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि आप ऐसी हरकत अवश्य कर सकते हैं। मैं, पिताजी, मंत्री जी और मुखिया, हम सभी चारों लोग रसोई घर में छिपकर आपकी इस हरकत को देख रहे थे। जब हमने पूरा सच अपनी आंखों से देख लिया कि आपने पहले जहर मिलाया और फिर मीरा को फंसाने की कोशिश की, लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया। राजवैद, तुम्हारी वजह से इतने अच्छे वैद शंभू और मीरा की दादी की मृत्यु हो गई, सिर्फ तुम्हारे स्वार्थ के कारण। अब राजद को समझ में आ गया कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। वो राजा के सामने माफी मांगने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे निकाल ना दें, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। राजा गुस्से में आकर बोला, आपने जो कुछ भी किया वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। आपको इसकी माफी कभी नहीं मिल सकती। सैनिकों, इस मक्कार धोखेबाज को पकड़ो और हमेशा के लिए काल कोठड़ी में डाल दो। और फिर राजा ने मीरा से माफी मांगते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे निर्दोष पिता को गद्दार समझा और मैंने उन्हें फांसी की सजा दे दी। मुझे अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए थी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मीरा बोली, मैं समझ सकती हूं महाराज, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं किसी को भी गुनहगार नहीं समझती। मुझे पता है कि राजवैद ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे कि सब मेरे पिता को गद्दार समझने लगे। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, आज से तुम इस राज्य की राजधात घोषित की जाती हो। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम इस पद के लिए सबसे उचित हो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मीरा ने कहा, जी, मुझे मंजूर है। और उसके बाद मीरा उस राज्य की राजवैद बन गई और उसने अपने पिता को निर्दोष साबित करके राजवैद को उसके किए की सजा दिलवा दी। मीरा का जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वो खुशी से अपना जीवन जीने लगी। कुछ समय के बाद राजकुमार और मीरा की शादी हो गई। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।